नमस्कार दोस्तों आज का विषय बड़ा गंभीर है। इसके पक्ष में रह जाए या विपक्ष में, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आज मैं जो विषय लाया हूँ, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। इसके लिए बहुत दिनों से सरकारी कर्मचारी जो हैं सड़कों पे हैं, सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। पार्टियां इस मुद्दे का फ़ायदा लेने के लिए उनके समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये आपको डिसाइड करना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम की, जिसकी वजह से आंदोलन हो रहे हैं। कई सरकारें इसको भुनाने के चक्कर में हैं, कई सरकारों ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और आने वाले दिनों में ये और जोर शोर के साथ विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो हैं इसको सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाएंगी और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बड़े जोर शोर के साथ चुनावों में उठाया जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, बड़ी बड़ी एजेंसियां क्यों इसके खिलाफ चेतावनी दे रही हैं राज्यों को कि अगर ये स्कीम लागू की गई, जो 19 साल पहले अटल जी की सरकार में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी ओल्ड पेंशन स्कीम और उसकी जगह एनपीएस को लाया गया था, तो क्या एनपीएस के फ़ायदे हैं, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के फ़ायदे हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और विषय की गंभीरता को देखते हुए बड़ी बड़ी एजेंसियां, आरबीआई ने चेतावनी अब दी है। आरबीआई ने राज्यों को चेताया है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया तो 10 साल में देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है, आगे वीडियो में देखेंगे तो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि क्या आरबीआई ने कहा है और क्या एनपीएस है, क्या ओपीएस है, आज की वीडियो में डिटेल जानकारी इसके बारे में आपको दी जाएगी। सबसे पहले तो समझते हैं क्या थी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को एवरेज सैलरी 10 महीने की जो हुआ करती थी, उसका जो लास्ट सैलरी ड्रॉन होगी उसका एवरेज सैलरी निकाला जाएगा 10 महीने का। जो लास्ट सैलरी ड्रॉन आएगी, मतलब जो उसका जो एवरेज आएगा उसका 50% उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में के तहत उसको जीविका चलाने के लिए दिया जाता था। उसकी डेथ के बाद उसके परिवार को दिया जाता था। ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम और अटल जी की सरकार में 2003-04 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर माने तो 5 करोड़ 80 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो इसके लाभार्थी हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। जैसे कि मैंने बताया, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है अभी तक गैर भाजपा सरकारें जो हैं वो इसको 4 सरकारों ने लागू कर दी है। आगे बताएंगे कौन कौन सी सरकारें हैं और क्या स्थिति है उन स्टेट की। सबसे पहले तो ताज़ा खबर है, राज्यों को चेताया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू की गई तो राज्यों को दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पहले से ही राज्यों के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो इलेक्शन जीतने के लिए या लोक लुभावने वादे करने के साथ साथ वो राज्यों को की वित्तीय स्थिति खतरे में न डाल दें। आरबीआई ने चेताया है। इस तरीके की खबरें सब में हैं, न्यूज़ चैनलों पे हैं, मीडिया में हैं, इस तरीके की खबरें हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, क्या लाभ है। जो कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है वो न्यू पेंशन में ज़्यादा है या ओल्ड पेंशन में, इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे पहले तो कोई आपकी सैलरी में से कटौती नहीं होती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में आपकी सैलरी में से 10% पैसा काटा जाता है और सरकार भी वो मिलाती है, वो फंड पेंशन में डाला जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा थी और न्यू पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। ग्रुप फंड जो होता है उसकी सुविधा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम को एक सुरक्षित पेंशन योजना माना जाता था। सरकारी कर्मचारी इससे अपना जीवन सुरक्षित समझते थे, क्योंकि 30 साल 32 साल जॉब करने के बाद बुढ़ापे में उनको वित्त की सहायता कौन करेगा। आजकल ऐसा होता है कि न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, बच्चे अलग चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत काम आ सकती थी। लेकिन इसका बर्डन भी बहुत ज़्यादा सरकार पे पड़ेगा, तो ये 2003-04 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। एनपीएस स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। ये पूरा शेयर मार्केट में पैसा इसका लगाया जाता है।
क्या स्थिति बनती है उसी हिसाब से इसको दिया जाता है। जबकि ओपीएस स्कीम में 50% आपकी सैलरी फिक्स हो जाती थी और जो डीए आता था वो 6 महीने में रिवाइज होता रहता था, वो मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। ओपीएस में जो होता था हर 10 साल में आपकी पेंशन रिवाइज भी होती थी, जो ग्रोथ आती थी, जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलते थे वो आपकी पेंशन में भी मिलते थे। जबकि एनपीएस में 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त नहीं होता। जो भी पुराने कर्मचारियों को होगा, जो आप रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी बच जाएंगे, जब इसमें ये प्रावधान नहीं है, इसमें 10 वर्ष के बाद आपका कोई पेंशन का रिवाइज नहीं होगा, आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती थी। ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान है इसमें ग्रेजुटी जो मिलती है उसकी अलग कैलकुलेशन है, उस तरीके से मिलती है। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पे फैमिली को पेंशन मिलती थी। एनपीएस में सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें आपकी फैमिली को मिलने वाला जो फंड है या वो है अस्थायी एक प्रावधान सरकार ने दिया है। कोई निश्चित राशि उस पर डिसाइड नहीं की है, कोई कैलकुलेशन उस समय में डिसाइड की जाएगी, जो फंड वैल्यू होगी, फंड वैल्यू के हिसाब से वो आपकी पेंशन डिसाइड कर देंगे। तो मतलब जैसे कि मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में तो 25,000 आपके फिक्स हो गए, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो सैलरी बन के आएगी, जो उस समय पेंशन बन के आएगी, वो आपकी लगभग 5 से 8,000 के बीच में आएगी। तो 5 से 8,000 के बीच में आने वाली पेंशन आप खुद ही सोचिए कि एक अगर अच्छी सोसाइटी में कोई रह रहा है, बिल्डर सोसाइटी में रह रहा है, तो 5,000 रुपये तो मेंटेनेंस ही आ जाता है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अपना भविष्य खतरे में नजर आया और वो सड़कों पे उतर आए, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने लगे। ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। एनपीएस में पूरा शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है, पूरा रिस्क होता है, तो म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं दिया जाता। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस की स्कीम में इनकम टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था, जो भी फंड आता था वो आपका टैक्स फ्री होता था। जबकि इसमें लेकिन अभी सरकार शायद विचार कर रही है कि सीनियर सिटीजन को टैक्स के स्लैब से बाहर कर दिया जाए, इस पे भी एक बात चल रही है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलने वाला होता है उसमें से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कराती थी सरकार, जबकि एनपीएस के में प्रावधान है, जो भी आपको रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा उसका 40% आपको इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि आपकी पेंशन कैलकुलेट की जा सके, पेंशन को बढ़ाया जा सके। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान था। एनपीएस में पेंशन कम्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन कम्यूटेशन यानी कि 40% पेंशन जो है वो आपको एडवांस में मिल सकती है। पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान उस ओपीएस में था, इसमें नहीं है, इसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होती थी, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट कोई मतलब सरकार का प्रावधान नहीं है कि वो स्पष्ट आपको कि एक मेडिकल सुविधा दी जाएगी। तो इस वजह से कि पुरानी पेंशन में ज़्यादा सुविधाएं थी और नई पेंशन स्कीम में वो सुविधा सारी काट ली गई, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं होता, राज्य सरकारों की स्थिति सही नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा चल रहा है। अभी हाल ही में नई सरकार जो हिमाचल में बनी है उन्होंने इस स्कीम को बहाल किया है, इससे पहले भी कई सरकारें कर चुकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ थी जिसमें कुछ प्रावधानों के साथ आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकते हैं। इसी के बेस पे कई राज्य सरकारें उसे लागू कर रही हैं। अभी तक किस किस स्टेट ने ये पेंशन स्कीम लागू की है, उनमें से सबसे ज़्यादा पहले है पंजाब, जिसमें आपकी सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और अब हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो हिमाचल में बनी है, उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है। लेकिन इलेक्शन जीतना अलग होता है, राज्य चलाना अलग होता है। लेकिन इलेक्शन सीट तक पहुंचने के लिए लोग राज्य को या देश को खतरे में डाल देते हैं। मैं बताऊंगा आगे एक कंट्री के बारे में जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी की गलत गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण वो सारे नागरिकों के पास बहुत पैसा होते हुए भी खाने को अन्न का दाना नहीं है। तो सरकारें अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोट तक छाप दिए, लेकिन लोगों के पास ना तो खाने के लिए आटा है, ना आलू हैं, सब्जियां हैं।
अभी हाल ही में हिमाचल की मैं बात करता हूँ, हिमाचल गवर्नमेंट बनी है, हिमाचल गवर्नमेंट बनी है जिसमें कांग्रेस की सरकार आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का डिक्लेरेशन कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन राज्य के ऊपर 70,000 करोड़ का पहले से कर्जा है और अतिरिक्त भार 1,36,000 कर्मचारी को ये पेंशन देनी पड़ेगी, जिसका बर्डन 800 करोड़ रुपए आएगा पर एनम। 800 करोड़ रुपए जिसका बर्डन आएगा, 1,36,000 कर्मचारियों को ये पेंशन देनी पड़ेगी, जबकि राज्य के ऊपर 70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा पहले से है। तो ऐसे में कैसे राज्य सरकार सर्वाइव कर पाएंगी? आखिरकार वो फिर ये फंड सेंट्रल से मांगती हैं, सेंट्रल अगर नहीं देता है तो ये चुनावी मुद्दा बन जाता है। इसलिए हमें सोचना होगा दोस्तों कि पहले देश चलाना है या हमें अपना पर्सनल बेनिफिट देखना है, क्योंकि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। कुछ लोगों को तो बेनिफिट हो जाएगा। राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट के तुरंत 2 दिन बाद डीजल पे वैट 3 रुपये बढ़ा दिया। अब जो 3 रुपये वैट बढ़ा है वो सबकी जेब से निकलेगा। सरकारें तो आप ही से पैसा कमाएंगी और आगे कुछ लोगों को देंगी, जिससे कि इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन में जो सब्सिडी बांटी जाती हैं, फ्री बीज बांटी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं निकलती हमारी जेब से ही है और देश को खतरे में डाला जाता है। कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, लेकिन देश को चलाने के धन की ज़रूरत होती है, टैक्स की ज़रूरत होती है। अगर सभी चीज़ फ्री मिलने लगी तो देश की हालत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसको चेता रहे हैं। एनके सिंह जी, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन हैं एनके सिंह जी, इन्होंने चेताया है ये इनजस्टिस है ओल्ड पेंशन स्कीम देना, क्योंकि ये देश को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा रघुराम राजन जी का स्टेटमेंट अगर आता है उसे बड़ा सीरियस लिया जाता है। उन्होंने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि देश को खतरे में डालने वाला डिसीजन है। मोंटेक्सिक आलोवालिया जो गवर्नर हुआ करते हैं प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने इसके लिए कहा, स्टेटमेंट दिया है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई पूरे देश में, यानी कि 5 करोड़ 80 लाख लोगों को अगर पेंशन दी गई, तो देश 10 साल में ही दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो जहां हम एक और देख रहे हैं कि लोग लुभावने वादे करके हम इलेक्शन जीत जाते हैं, कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं हम फ्री बीज बांट के, फ्री की बिजली बांट के, फ्री की पेंशन बांट के, फ्री की चीज़ें दे के, फ्री का पानी दे के हम देश को खतरे में डालते हैं। तो ये हमें सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि किस सरकार को चुने, जो आपको ग्रोथ दे सकती है या आपको पैसा बांट सकती है। आपको पैसा तो सरकार नोट छाप के भी बांट सकती है, लेकिन क्या इस देश के बारे में सुना है आपने? वेनेजुएला, जिसकी स्थिति आज इतनी विकट हो गई है, सिर्फ सरकारी तंत्र के गलत डिसीजन के, सरकारों के गलत डिसीजन के कारण इस देश को कभी, इतना रिच देश, दक्षिण अफ्रीका का देश कहलाता है वेनेजुएला, जिसके पास बहुतायत में तेल उपलब्ध है, लेकिन फिर भी खाने को चीज़ें नहीं हैं, आटा नहीं है, अन्न नहीं है, सब्जियां नहीं है। 20 लाख रुपए का तो 1 किलो आलू मिलता है, 50 लाख रुपए का 1 किलो टमाटर मिलता है। इसी तरीके का मतलब लाखों रुपए लेके जाते हैं, लोगों के पास पैसा बहुत है, सब करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार को नहीं पाल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरीके के डिसीजन, सब्सिडी बांट के, फ्री का अन्न बांट के, फ्री की बिजली बांट के और फ्री बीज जो सरकारें देती हैं अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों को झेलना होता है और उनको फाइनेंशियल क्राइसिस में डालता है। तो इसलिए दोस्तों हम सोच समझ के डिसीजन लें। बिल्कुल सही है, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम फिर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर देश खतरे में पड़ जाता है तो आपके पास बेशक कितना भी पैसा हो, करोड़पति होते हुए भी अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं। आज वेनेजुएला में इतना पैसा है सबके पास, थैला भर के ले जाते हैं तो 1 किलो आलू नहीं ला पाते हैं। बोलीवर उनकी करेंसी है, 20 लाख बोलीवर लेके जाते हैं तब जाके वो 1 किलो आलू ला पाते हैं। 50 लाख बोलीवर लेके जाते हैं तो टमाटर ला पाते हैं। इतना विकट स्थिति हो गई है, आदमी आदमी को मार के खाने के लिए तैयार है, कुछ खाने को नहीं है। ये सिर्फ सरकारी जो तंत्र होते हैं। श्रीलंका आपका दूसरा उदाहरण है। एक ही परिवार पूरा देश चलाना चाहता है और नहीं संभाल पाता, अपना स्वार्थ सीधा करता है। उस कारण
श्रीलंका क्राइसिस से जूझ रहा है। तो दोस्तों हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। ओपीएस सुनने में अच्छा लगता है, पेंशन आ जाएगी तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन जब सरकार के पास रिसोर्सेज ऑफ इनकम ही नहीं होगी, वो उसको इनकम ही नहीं जनरेट करने के रिसोर्सेज होंगे, तो कितनी भी पेंशन दे ले आपकी स्थिति वैसी ही रहेगी। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि सरकार रिसोर्सेज डेवलप करे, इनकम के जॉब मार्केट डेवलप करे, हमको रोजगार दे, हमें बुढ़ापे में उस समय में क्या काम कर सकते हैं उस तरीके का हमारे लिए काम ढूंढे। तो क्या होगा कि हम भी चलेंगे और हमारे बहुत सारे जो सरकारी नौकरी में भाई नहीं हैं, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, वो भी हमारे साथ ग्रो होंगे। तो सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, स्वार्थ को भूलना होगा। इसलिए स्वार्थ को भूलिए और देश हित में डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बारे में मैंने बताया। बेशक नई पेंशन स्कीम में कम फायदे हैं, लेकिन वो देश हित में है। देश के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आपके भविष्य को संकट में डाल रही हैं, आप अपने स्टेट के नागरिकों के भविष्य को संकट में डालती हैं। तो इसलिए हमें देश के लिए जीना है, देश के बारे में सोचना है, बाद में हम लोग आते हैं। देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, हमारी स्थिति भी सुधरेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे सेंड कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे सभी सरकारी कर्मचारी भाई और जो भाई सरकारी नौकरी में नहीं है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन सभी भाइयों के लिए जो सरकारी नौकरी में है और जो सरकारी नौकरी में नहीं है। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।